जी, आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है? जी सर। ओके। अच्छा, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कशन की थी, वी टॉक्ड अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंक्लूडेड द DSB-LC टॉपिक बाय डिस्कसिंग मॉड्यूलेशन इंडेक्स। उसके बाद हमने उनकी साइड बैंड और कैरियर पावर को डिस्कस किया था एंड वी सजेस्टेड कि आपके पास जो DSB-LC सिस्टम है ये पावर इनएफिशिएंट सिस्टम है। फिर हमने उसकी एक एग्जांपल देखी थी और हमने फिर डिस्कशन स्टार्ट की थी बैंडविड्थ एफिशिएंट AM स्कीम्स के बारे में। और उसमें उसमें हमने स्टार्ट ये किया था कि हमारे पास जो सिस्टम है DSP-SC या DSP-LC, इनके लिए जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है वो ट्वाइस हो जाती है आपके मैसेज सिग्नल के मुकाबले में। तो वी वांट टू हैव अ मोर बैंडविड्थ एफिशिएंट स्कीम। तो हमने दो स्कीम्स डिस्कस की थी, एक थी क्वाम और एक थी SSB। क्वाम में हमने ये कहा था कि आपके पास जो 2B की ट्रांसमिशन बैंडविड्थ रिक्वायर्ड है, तो हम 2B ट्रांसमिशन बैंडविड्थ के लिए हम 2B का सिग्नल जो है वो हम ट्रांसमिट कर दें बाय मिक्सिंग टू सिग्नल्स टुगेदर। और बाय डूइंग सो आप 2B की इंफॉर्मेशन 2B की बैंडविड्थ के ऊपर आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो आप अपनी बैंडविड्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं। फिर हमने इसका टाइम टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन भी देखी थी, एज वी कैन सी ओवर हेयर। और फिर हमने उसका ब्लॉक डायग्राम भी इम्प्लीमेंट करके हमने डिस्कस किया था। एंड वी सेड दिस इज द क्वाम मॉड्यूलेटर एंड दिस इज हाउ अ क्वाम डीमॉड्यूलेटर। और हमने ये बात की थी कि इसके लिए ज़रूरी है कि आप कोहेरेंट डिटेक्टर जो है वो यूज़ करें फॉर डीमॉड्यूलेशन। तो हमने ये देखा था कि ये जो ऊपर वाला आपका चैनल है दैट इज़ योर आई चैनल, इसको हमने कोसाइन के साथ डीमॉड्यूलेट किया है। और जो आपका नीचे वाला चैनल है विच इज़ योर क्यू चैनल, इसको हम साइन के साथ जो है वो डीमॉड्यूलेट कर रहे हैं। और दिस इज बेसिकली व्हाट कोहेरेंट डिटेक्शन इज। और फिर हमने मैथमेटिकली भी देख लिया था यस कि ये इट इज़ पॉसिबल टू एक्चुअली रिकवर बोथ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम। फिर हमने ये सारी डिस्कशन करके एंड पे ये भी डिस्कस किया था कि कोहेरेंट डिटेक्शन जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपके पास कोहेरेंट डिटेक्शन नहीं होगी तो आपके हर चैनल के अंदर दूसरे चैनल की इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हो रही होगी, विच इज़ नोन एज को चैनल इंटरफेरेंस और क्रॉस टॉक। और फिर हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी और हमने यहाँ पे अपना लेक्चर कंक्लूड किया था। आज हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे जो कि क्वाम की एग्जांपल है। और इसके बाद हम सिंगल साइड बैंड जो सेकंड बैंडविड्थ एफिशिएंट स्कीम है उसको हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट, आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों का एक मेकअप जो है वो ड्यू है। तो मुझे आप कंफर्म कर सकते हैं लेक्चर के बाद कि प्रॉब्ली कल फ्राइडे को आपके पास कौन सा 1 घंटे की स्लॉट होगी, बिकॉज आई वांट टू टेक द मेकअप दिस वीक। तो आप जो CRs हैं, इनफैक्ट मैं खुद भी आपका टाइम टेबल देख के आई विल ट्राई टू फाइंड आउट अ स्लॉट फॉर यू गाइस। आप लोगों की कल कोई मेकअप तो नहीं है पहले से प्लान्ड? जस्ट लेट मी नो अबाउट दैट। नो सर। तो मैं इंशाल्लाह आपका टाइम टेबल देख के मैं आपको आज ही बता दूंगा। वी विल हैव 2 लेक्चर्स टुमारो और दैट विल एक्चुअली ब्रिंग अस बैक ऑन ट्रैक। और ठीक है, फिर लेट्स लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट एन एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में क्या है कि हमारे पास दो सिग्नल्स हैं M1 ऑफ टी एंड M2 ऑफ टी, और दोनों बैंड लिमिटेड हैं टू 5000 रेडियंस पर सेकंड। बैंड लिमिटेड का मतलब ये जो सिग्नल्स हैं इनकी बैंडविड्थ लिमिटेड है। ठीक है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड इट इज एंडिंग एट 5000 रेडियंस पर सेकेंड। इसका रेडियंस पर सेकेंड का मतलब है कि हम ओमेगा की फॉर्म में बात कर रहे हैं। तो ये जो दोनों सिग्नल्स हैं M1 ऑफ ओमेगा एंड M2 ऑफ ओमेगा, दोनों जो हैं वो बैंड लिमिटेड है 5000 रेडियंस पर सेकेंड बैंडविड्थ पे, एंड दे आर टू बी ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली ओवर अ चैनल एज फॉलोज। तो हमने इन दोनों सिग्नल्स को साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट करना है, और जो हमारा सिस्टम है इट लुक समथिंग लाइक दिस, कि हमारे पास जो M1 ऑफ ओमेगा है उसकी शेप इस तरह की है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये जो स्पेक्ट्रा होता है ये इवन सिमेट्रिक होता है, तो जो शेप इधर है वही शेप आपकी यहाँ पे होती है, एंड इट्स बैंडविड्थ इज 0 to 5000।
और जो आपका M2 है उसकी शेप इस तरह की है, वी कैन सी इट इज आल्सो इवन सिमेट्रिक, और ये 0 से लेके 5000 इसकी बैंडविड्थ है। ये तो फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो जब फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात करते हैं तो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द स्पेक्ट्रास। तो ये जो हमारा ब्लॉक डायग्राम है ये टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ये जो ब्लॉक डायग्राम है। तो मेरा जो मैसेज 1 है और मैसेज 2 है, हमने इसको कैसे ट्रांसमिट करना है कि हमने मैसेज 2 को पहले मॉड्यूलेट कर दिया है 10,000 ओमेगा से, ठीक है, एक इस फ्रीक्वेंसी के साथ, और हमें यहाँ पे एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल गया, और हमने अपने मैसेज सिग्नल M1 को डायरेक्टली ऐड कर देना है इस सिग्नल के अंदर, और हमें सिग्नल B मिल जाएगा। और इस सिग्नल B को फिर हम मॉड्यूलेट करेंगे 20,000 के सिग्नल से, और हमें यहाँ पे C मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ दिस मॉड्यूलेटर इज एक्चुअली वर्किंग। तो हमने अब करना क्या है इसके अंदर, हमने एक तो इस सिग्नल स्पेक्ट्रा, ये जो स्पेक्ट्रास हैं इनको हमने प्लॉट करना है पॉइंट A, B और C के ऊपर। तो देखना है कि इस A पे स्पेक्ट्रा की शेप क्या होगी, B पे क्या शेप होगी और C पे क्या शेप होगी। फिर हमने बताना है व्हाट मस्ट बी द बैंडविड्थ ऑफ द चैनल। हमने ये बताना है कि यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्टेंट सिग्नल आ रहा है दैट इज द ओवरऑल स्पेक्ट्रा जो कि हमारा ये ट्रांसमीटर जनरेट कर रहा है। तो उस स्पेक्ट्रा को देख के हमें पता चलेगा कि हमें जो आगे चैनल है उसकी बैंडविड्थ कितनी हमें चाहिए। ऑब्वियसली इफ यू नो, जब हम मॉड्यूलेशन करते हैं तो मॉड्यूलेशन में समझो फॉर एग्जांपल DSB SC कर रहे हैं, तो हमें पता है कि हमारे पास एक सिग्नल है जो 0 से B है, मॉड्यूलेट करने के बाद, मॉड्यूलेट का मतलब अभी हम ट्रांसमीटर में ही हैं, वी हैवंट ट्रांसमिटेड इट येट। मॉड्यूलेशन के बाद मेरे पास ये स्पेक्ट्रा इस शेप का हो जाता है, इट इज यहाँ ये फॉर एग्जांपल F माइनस बी एंड F प्लस बी, फॉर एग्जांपल F के साथ मैंने उसको मॉड्यूलेट किया है। तो मेरे पास ये सिग्नल होता है ट्रांसमीटर की आउटपुट पे। अब इसको देख के मैं बता सकता हूं कि मुझे जो चैनल है उसकी बैंडविड्थ कितनी चाहिए टू ट्रांसमिट दिस। तो हमें पता है कि जो बैंडविड्थ होती है दैट इज इक्वल टू द सेट ऑफ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज। तो वो ये सारी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज अगर मैं देखूं तो इसकी बैंडविड्थ जो है इट इज इक्वल टू 2b। तो मुझे अपने ट्रांसमीटर की आउटपुट को देख के पता चल सकता है कि मेरे पास चैनल की बैंडविड्थ की कितनी रिक्वायरमेंट है, वो हमें पता है कि वो 2b है। लाइकवाइज जब हम इस सिस्टम को देखेंगे तो हम ये चीज देखेंगे कि एंड पे हमारे पास यहाँ पे जो भी सिग्नल C पे जनरेट हो रहा है उसकी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज कहां से कहां तक है, दैट विल टेल अस कि हमें चैनल की बैंडविड्थ कितनी चाहिए फॉर अ सक्सेसफुल ट्रांसमिशन। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने एक रिसीवर डिजाइन करना है जो M1 और M2 दोनों को रिकवर कर सके सक्सेसफुली एज वेल, ठीक है। तो लेट्स हैव अ लुक कि हम ये कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको स्केच करते हैं पॉइंट A, B और C के ऊपर। सो हमें पता है कि हमारे पास यहाँ इस पॉइंट पे जो स्पेक्ट्रा है वो ये है, इस पॉइंट पे जो स्पेक्ट्रा है वो ये है। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि पॉइंट A के ऊपर ये स्पेक्ट्रा। अब आप गौर से अगर देखें पॉइंट A के ऊपर खाली जो आपका M2 का स्पेक्ट्रा है ये शिफ्ट हो रहा है किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर, क्योंकि हमें पता है कि ये जो कैरियर है इट इज रिप्रेजेंटेड एज A cos ऑफ ओमेगा CT। तो ये जो ओमेगा C है दिस इज व्हाट, दिस इज 10,000, ठीक है, और A उसका एम्पलीट्यूड है जो यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो अब मुझे ये बताएं कि A पे जो स्पेक्ट्रा है वो क्या होगा। सर 10,000। सर दो होंगी सर सर इसी तरह 10,000 की, पे शिफ्ट एक 10,000 पे और एक लेफ्ट में माइनस 10,000 बिल्कुल पे होगी और एक बिल्कुल 10,000। बिल्कुल। ये जो स्पेक्ट्रा है आपके पास M2 ऑफ ओमेगा, ये आपके पास शिफ्ट हो जाएगा, ये M2 का जो स्पेक्ट्रा है सॉरी जी, हम वही अपना फोरियर ट्रांसफॉर्म टेबल यूज करेंगे और हम देख लेंगे कि हमारे पास, चूंकि ये बेसिकली क्या हो रहा है, दिस इज नथिंग एल्स बट DSB SC, ये वाला काम हो रहा है। सिंपल आप उसको कैरियर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम कैरियर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आता है वो क्या है कि जो आपका M2 का स्पेक्ट्रा है एक 10,000 पे शिफ्ट हो जाएगा और वही M2 का स्पेक्ट्रा माइनस 10,000 पे शिफ्ट हो जाएगा। सो अगर इस स्पेक्ट्रा को मैं 10,000 और माइनस 10,000 पे शिफ्ट करूं तो माई स्पेक्ट्रा वुड लुक समथिंग लाइक दिस, कि ये 10K पे है और जो ऊपर वाला पार्ट है ये वाला 5,000 वाला ये 15K पे चला जाएगा और ये माइनस 5,000 वाला जो है ये 5K पे आ जाएगा, ठीक है। दिस इज एट पॉइंट A। अच्छा, पॉइंट B पे क्या होगा, दिस इज व्हाट पॉइंट B इज।
जी पॉइंट बी पे क्या होगा? सर इसमें सिर्फ M1 ऐड हो जाएगा। जी क्योंकि M1 Yes, sir, मॉड्यूलेट add. नहीं हो रहा, तो ये जो स्पेक्ट्रा है ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो हमें पता है ये स्पेक्ट्रा 0 से 5000 है और 0 से -5000 है। तो हमें पता है कि 0 से 5000 आपके पास ये शेप होगी और 0 से -5000 ये शेप होगी। सो दिस विल बी द ओवरऑल शेप एट पॉइंट P, जो कि हम ये भी देख सकते हैं कि पॉइंट बी पे क्या होगा कि ये मॉड्यूलेटेड स्पेक्ट्रा जो हमने अभी ऊपर देखा प्लस M1 का स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो आपको मैथमेटिकली भी चीजें समझ आनी चाहिए कि व्हेन आई राइट एन इक्वेशन लाइक दिस व्हाट डज इट। तो हमारे पास ये पार्ट जो है दिस इज द स्पेक्ट्रा एट पॉइंट ए, और ये जो है ये मेरा इनपुट है यहाँ पे। तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे पॉइंट बी का स्पेक्ट्रा मिल जाएगा। इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस, कि आपके पास ये तो शिफ्टेड स्पेक्ट्रास हैं और ये जो है ये M1 का स्पेक्ट्रा है जो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है एट पॉइंट बी। अब सी पे क्या होगा? सर सी पे ये 20,000 पे ना ये पूरा जो पॉइंट बी में मिला है एक राइट साइड पे आ जाएगा और जी लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। बिल्कुल। तो अब ये जो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रा है ये हम एक 20,000 पे शिफ्ट कर देंगे और एक -20,000 पे शिफ्ट कर देंगे। तो वैसे ही देखने से आपको पता चल रहा है कि अगर ये 20,000 पे अगर मैं शिफ्ट कर रहा हूं तो हर एक पॉइंट किस पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा? ये पॉइंट चला जाएगा 20K पे, ये 5K किधर चला जाएगा? 25। ये 25 पे चला जाएगा। ये जो है पॉइंट ये 30 पे चला जाएगा। ये जो पॉइंट है ये 35K पे चला जाएगा। ठीक है, लाइकवाइज ये पॉइंट किधर चला जाएगा? -15। दोबारा So सोचो। 15K पे। 15K पे, 15 15K पे। ठीक है, ये पॉइंट जो है ये कहां पे चला जाएगा? 10K पे। 10 पे और ये 5 पॉइंट चला जाएगा 5K पे। ये तो है आपके पास राइट साइड का स्पेक्ट्रा। इसी तरह आपका लेफ्ट साइड का स्पेक्ट्रा जो है वो भी आप फाइंड आउट करेंगे। तो आपके पास जब हम इसको 20K के साथ 20K के साथ दोबारा मॉड्यूलेट करेंगे तो ये जितने भी कंपोनेंट्स मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारे कंपोनेंट्स +20K होगा और -20K होगा। तो माय स्पेक्ट्रा वुड लुक समथिंग लाइक दिस, कि आपके पास जो पॉइंट सी के ऊपर स्पेक्ट्रा है वो क्या होगा कि जो पॉइंट बी का स्पेक्ट्रा था उसको 20K और -20K के ऊपर आपने शिफ्ट कर दिया है। और जो पॉइंट बी का जो स्पेक्ट्रा है उसके अंदर जब आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे द होल इक्वेशन विल बिकम समथिंग लाइक दिस, कि आपने पहले इसको 20K पे शिफ्ट किया तो ये -10K जो है ये -30K हो गया। आपने इसमें से 20K माइनस कर दिया, इसमें से 20K माइनस कर दिया तो ये -10K हो गया, इसमें से 20K माइनस कर दिया तो ये -20K आ गया। फिर आपने इसमें ऐड भी करना है, तो जब इसके अंदर आप 20K ऐड करेंगे तो आपके पास 30K हो जाएगा। इसमें जब ऐड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, इसमें जब करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब इन सारे स्पेक्ट्रास को जब आप प्लॉट करेंगे यू विल हैव वन स्पेक्ट्रा ऑन द राइट हैंड साइड एंड वन स्पेक्ट्रा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। योर स्पेक्ट्रा ओवरऑल विल लुक समथिंग लाइक दिस, कि ये आपके पास राइट हैंडेड स्पेक्ट्रम है और ये आपका लेफ्ट हैंड स्पेक्ट्रा है। एंड यू कि आपके पास ये जो मिनिमम वैल्यू है ये 5K पे है, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 35K के ऊपर है। ठीक है, so this is how you actually draw the spectras at different points. Okay, अब ये हमें पॉइंट सी के ऊपर स्पेक्ट्रा हमें मिल गया है। अब हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट मस्ट बी द बैंडविड्थ ऑफ द चैनल। अब मुझे आप देख के बता सकते हैं कि आपको कितनी बैंडविड्थ का चैनल चाहिए? सर 30K का चाहिए 30K। बिल्कुल, आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज देखेंगे। पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज हमारी 5K से शुरू हो रही हैं और 35K तक जा रही हैं। तो हमें जो टोटल बैंडविड्थ चाहिए वो हमें 30K बैंडविड्थ चाहिए। सो इट इज एट लीस्ट 30K रेडियंस पर सेकेंड, 5K से 35K तक। ओके, अच्छा अब मैंने रिसीवर डिजाइन करना है टू रिकवर M1 और M2। रिसीवर हम कैसे डिजाइन करेंगे? अगर हमारा ये ट्रांसमीटर है तो हम रिसीवर कैसे डिजाइन करेंगे? जी एनीवन? सर इसी तरह का होगा, पहले पहले मॉड्यूलेटर cos लगा 20,000। एग्जैक्टली, बिल्कुल, गुड। हमारा जो ट्रांसमीटर है ऑब्वियसली हमें एक कोहेरेंट डिटेक्टर चाहिए और हमें पता है कोहेरेंट डिटेक्टर की शेप एग्जैक्टली वही होती है जो आपके ट्रांसमीटर की शेप होती है। द ओनली डिफरेंस इज कि उसके आउटपुट पे आप एक लो पास फिल्टर लगा देते हैं। तो जो स्ट्रक्चर आपका इसका है वही स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे रिसीवर का।
अब रिसीवर का स्ट्रक्चर कैसे होगा, इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस, कि जो आपके पास पॉइंट सी का सिग्नल यहाँ पे आएगा, अगेन हम इसको 20K के साथ मॉड्यूलेट करेंगे, ठीक है। जो हमारे पास आउटपुट आएगी, अगर हम उसको लो पास फिल्टर से गुजार दें तो हमें M1 ऑफ टी मिल जाएगा, क्योंकि हमें पता है, सॉरी ये देखें, ये जो पॉइंट सी का सिग्नल है, इसको हम जब रीमॉड्यूलेट करेंगे 20K से, तो मेरे पास एक सिग्नल इस पॉइंट पे आ जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट इसको लो पास से गुजार दूं तो ये M1 ऑफ टी मिल जाएगा, और इसको अगर दोबारा मैं मॉड्यूलेट करूं 10K के साथ और फिर लो पास फिल्टर से गुजारूं तो मुझे M2 ऑफ टी मिल जाएगा। और ये चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले हम 20K के साथ इसको मॉड्यूलेट करेंगे, जो भी सिग्नल हमारे पास आएगा इसको हम लो पास फिल्टर से अगर गुजार दें तो हमें M1 ऑफ टी मिल जाएगा। और इसी सिग्नल को अगर मैं दोबारा डीमॉड्यूलेट करूं cos of 10,000 t से और फिर लो पास फिल्टर से गुजारूं तो आई विल गेट माय M2 ऑफ t। और आप इसको मैथमेटिकली वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपके पास जो एक्सप्रेशन आई थी ये वाली, दिस इज द एक्सप्रेशन एट पॉइंट C। अब ये क्योंकि बहुत बड़ी लंबी सी एक्सप्रेशन है, अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें, इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। अब आप क्या करेंगे, जब इसको दोबारा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 के 6 जो एलिमेंट्स हैं वो 6 से आपको 12 एलिमेंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि हर एलिमेंट 20K पे शिफ्ट होगा और -20K पे शिफ्ट होगा। फिर जब ये जो 12 एलिमेंट्स हैं इनको लो पास फिल्टर से गुजारेंगे तो खाली M1 ऑफ t का एलिमेंट आपको मिलेगा। और ये 12 एलिमेंट्स जब आप cos ऑफ 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 के मुकाबले फिर आपको 24 एलिमेंट्स मिलेंगे, और उन 24 एलिमेंट्स को आप लो पास फिल्टर से गुजारेंगे तो आपको खाली M2 ऑफ t ही मिलेगा। तो आप इसको मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली यू कैन सी 24 एलिमेंट्स लिखना इट्स कम्बरसम, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट वही है कि जो आपके ट्रांसमीटर का स्ट्रक्चर है, यू विल यूज द सेम स्ट्रक्चर, द ओनली डिफरेंस इज दैट यू विल हैव अ लो पास फिल्टर एट द आउटपुट। सो बेसिकली दिस इज अ कोहेरेंट डिटेक्टर। तो लाइकवाइज हमारा जो ट्रांसमीटर है, इट कैन बी ऑफ एनी शेप, हम मॉड्यूलेशन किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ऑल वी आर डूइंग इज कि हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में दोनों स्पेक्ट्रस को मुख्तलिफ लोकेशंस पे शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर रिसीवर पे हम वही प्रोसेस फॉलो करके हम अपना सिग्नल रिकवर कर लेते हैं। ओके, सो ये तो था हमारा बैंडविड्थ एफिशिएंट स्कीम दैट इज नोन एज QAM, और ये QAM का एक वेरिएंट हमने देख लिया एज एन एग्जांपल। अभी हम बात करते हैं दूसरी बैंडविड्थ एफिशिएंट स्कीम के बारे में, विच इज द सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन। और जिसे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि सिंगल साइड बैंड, जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, यू जस्ट टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द साइड बैंड्स, ईदर अपर साइड बैंड और द लोअर साइड बैंड। सो जो हमारा स्टैंडर्ड AM है, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड AM, वी आर टॉकिंग अबाउट DSB LC, this is the standard AM, full AM और DSB LC भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। और जो DSB SC, जो दो हमने स्कीम्स देखी थी, ये वेस्टफुल ऑफ बैंडविड्थ है। क्यों वेस्टफुल ऑफ बैंडविड्थ है? बिकॉज बोथ रिक्वायर 2B ट्रांसमिशन बैंडविड्थ, वेयर एज द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल M of t वो तो खाली B हर्ट्ज का होता है। तो ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ये दोनों स्कीम्स जो है ये बैंडविड्थ इनएफिशिएंट है। So doubling the transmission bandwidth is the result of transmitting both upper and lower side band. ये जो B hertz सिग्नल के लिए जो 2B की रिक्वायरमेंट है, ये क्यों हो रही है? क्योंकि अब हमें दोनों अपर और लोअर साइड बैंड्स ट्रांसमिट करने पड़ रहे होते हैं। कि अगर आपके पास ये मैसेज सिग्नल है जो कि एक्चुअली में आपके पास ये पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज थी जो उसकी बैंडविड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब आप एक DSB SC सिग्नल जनरेट करते हैं तो ये नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज जो है ये भी पॉजिटिव हो जाती हैं, एज यू कैन सी ओवर हियर। अब आपको ये अपर साइड बैंड और ये लोअर साइड बैंड ये दोनों ट्रांसमिट करना पड़ रहा है, बिकॉज दीज आर ऑल सेट ऑफ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक चीज एक्सप्लॉइट करते हैं और वो ये है कि यू कैन ऑब्जर्व दैट द अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड आर यूनिकली रिलेटेड एज दे आर सिमेट्रिक। जो इंफॉर्मेशन आपकी अपर साइड बैंड में है वही इंफॉर्मेशन आपकी लोअर साइड बैंड में है, बिकॉज बोथ आर इवन सिमेट्रिक। तो हम क्या करते हैं कि वी कैन ट्रांसमिट ओनली वन साइड बैंड व्हाइल रिटेनिंग मैसेज सिग्नल। तो इज इट इवन पॉसिबल कि अगर हम खाली एक साइड बैंड ट्रांसमिट करें और स्टिल हमारा जो असल मैसेज सिग्नल है, दिस इज अवर ओरिजिनल मैसेज सिग्नल, तो हमारी अल्टीमेट रिक्वायरमेंट ये है कि हमें ये वाला सिग्नल आउटपुट पे मिलना चाहिए। तो अब जब मैं इस सिग्नल को मॉड्यूलेट करके DSB SC सिग्नल बना लेता हूं तो मेरे पास ये वाला स्पेक्ट्रा आ जाता है। अगर मैं इसका समझो ये लोअर साइड बैंड जो है इसको ट्रांसमिट नहीं करता,
सिर्फ ये डार्कर जो रीजन है ये ट्रांसमिट करता हूँ, am I still able to recover this original signal from it at the receiver end? If it is possible, then of course we can have a system जहाँ पे हम bandwidth को efficiently utilize कर सकें। तो हम ये चीज ऑब्जर्व करते हैं एक पहले ग्राफिकली कि whether it is possible or not, अगर ये possible है only then we should be discussing this thing. Okay. सो हमारे पास जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है जो कि बेस बैंड सिग्नल है, इसको मैं एम ऑफ एफ कह देता हूं, उसकी स्पेक्ट्रा इज डिफाइंड लाइक दिस। तो जब मैं डीएसपी एससी या डीएसबी एलसी सिग्नल जनरेट करता हूं तो इस केस में मेरे पास यही स्पेक्ट्रा एक एफसी पे शिफ्ट हो जाता है और एक माइनस एफसी पे शिफ्ट हो जाता है। ये जो आउटर वाले पार्ट, आउटर वाले साइड बैंड्स हैं, दे आर नोन एज अपर साइड बैंड, जो इनर वाले हैं दे आर नोन एज लोअर साइड बैंड। अब अगर मैं खाली अपर साइड बैंड ट्रांसमिट करने की बात करूं तो मैं ये जो शेडेड रीजन है, आई एम ओनली ट्रांसमिटिंग दिस शेडेड रीजन, और अगर मैं लोअर साइड बैंड ट्रांसमिट करने की बात करूं तो आई एम जस्ट ट्रांसमिटिंग दिस लोअर साइड बैंड, ये जो शेडेड रीजन है। ठीक है, अब आप मुझे ये चीज देखें। अब फॉर एग्जांपल मैं अपर साइड बैंड को ट्रांसमिट करता हूं, ठीक है, अपर साइड बैंड को मैं ट्रांसमिट करता हूं तो इसका मतलब है मैं खाली ये शेडेड रीजन ट्रांसमिट कर रहा हूं और ये शेडेड रीजन ट्रांसमिट कर रहा हूं। अब रिसीवर साइड पे क्या होता है, जब हम कोहेरेंट डिटेक्शन करते हैं तो क्या होता है, हम इसी सिग्नल को दोबारा मॉड्यूलेट करते हैं एफसी के साथ और फिर उसको एक लो पास फिल्टर से गुजार देते हैं। दिस इज व्हाट वी नॉर्मली डू इफ यू रिमेंबर, कॉज ऑफ ओमेगा सी टी एंड देन अ लो पास फिल्टर, दिस इज अ कोहेरेंट डिटेक्टर। तो हम अगर ये वाला स्पेक्ट्रा जो है इसको यहाँ पे इनपुट पे दे रहे हैं, जब ये कॉज ऑफ ओमेगा सी टी से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि कॉज ऑफ 2 पाई एफ सी टी के साथ दोबारा मॉड्यूलेट होगा, तो क्या होगा कि ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रा जो है ये शिफ्ट हो जाएगा अगेन एफ सी के ऊपर और माइनस एफ सी के ऊपर, राइट? यस सर। तो अब इस केस में अगर हम ये देखें, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट हियर, जब ये वाला स्पेक्ट्रा जो है जब फॉर एग्जांपल प्लस एफ सी पे शिफ्ट होगा तो ये जो पॉइंट 0 पे है ये कहां चला जाएगा, एफसी पे सर। एफसी पे चले ये चले एफसी पे, मेरे पास ये 0 आ गया। ये जो माइनस एफसी वाला पॉइंट है ये कहां चला जाएगा, ये सर ये जीरो पे पॉजिटिव में आ जाएगा। ये 0 पे आ जाएगा। और ये जो पॉइंट है ये असल में क्या है, माइनस एफ सी माइनस बी, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कहां पे चला जाएगा, सर ये बी पे चला माइनस जाएगा, माइनस माइनस बी पे चला जाएगा, बिल्कुल। तो ये मेरा ये पॉइंट माइनस बी पे आ गया, क्योंकि इस साइड पे तो कुछ भी नहीं है, बिकॉज वी आर ओनली कंसीडरिंग द अपर साइड बैंड। और जो ये वाला पॉइंट है एफ सी वाला, ये किधर चला जाएगा, बिकॉज वी डोंट हैव एनीथिंग हियर। एफ सी वाला पॉइंट कहां चला जाएगा, ये 2FC में Plus चला B। जाएगा, 2FC 2FC पे चला जाएगा, बिल्कुल ये 2FC पे आ जाएगा। और ये जो पॉइंट है मेरे पास, दिस इज FC प्लस बी, ये कहां चला जाएगा, सर राइट साइड पे यहीं पे 2FC प्लस बी पे चला जाएगा। तो ये यहाँ पे यूं आ जाएगा, दिस इज 2FC प्लस बी। ये तो हो गया जब आपने पॉजिटिव FC किया। जब आप नेगेटिव FC करेंगे तो क्या होगा, ये जो FC है ये किधर चला जाएगा, सर ये 0 पे चले जाएगा, ये 0 पे आ गया। और ये जो पॉइंट है आपका ये वाला विच इज FC प्लस बी, ये किधर चला जाएगा, बी पे चले जाएगा। तो ये बी पे आपका ये वाला पार्ट आ गया। और जो ये वाला स्पेक्ट्रा है आपके पास, ये माइनस FC किधर चला जाएगा, सर ये माइनस 2FC माइनस 2FC के ऊपर ये स्पेक्ट्रा यहाँ पे आ गया लाइन। और जो माइनस FC माइनस बी है ये किधर चला जाएगा, सर ये माइनस 2FC माइनस बी लेफ्ट साइड पे। माइनस 2FC माइनस बी, ये मेरे पास रिजल्टेंट स्पेक्ट्रा आता है। अब इस FC के साथ मॉड्यूलेट करने के बाद मैंने एक लो पास फिल्टर से गुजार दिया, और जब मैंने लो पास फिल्टर लगाया, ये एक लो पास फिल्टर है, ये एक फिल्टर आउट हो गया, ये फिल्टर आउट हो गया। आई हैव रिकवर्ड एग्जैक्टली व्हाट आई हैड ट्रांसमिटेड। क्लियर? तो लेकिन इसमें हम ट्रांसमिट तो दोनों साइड्स को कर रहे थे जी, तो हमने तो ये किया था ना कि हमने एक साइड को करना ट्रांसमिट। देखिए हमने या अपर साइड बैंड को ट्रांसमिट करना है या हमने लोअर साइड बैंड को ट्रांसमिट करना है। जब हम खाली अपर साइड बैंड को ट्रांसमिट कर रहे हैं,
अब हमारी इस सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी है? बी। खाली बी, यस, क्योंकि अब मैं सिर्फ ये चीज ट्रांसमिट कर रहा हूं, तो मेरी ट्रांसमिशन रिक्वायरमेंट कितनी होगी? बी ही होगी। अगर मैं ये डीएसपी सिग्नल जनरेट कर रहा होता तो मेरी जो बैंडविड्थ है वो 2b होती। ऑल दीज फ्रीक्वेंसीज आर 2b, तो मेरी जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है वो 2b है। दैट इज व्हाई डीएसबी इज इनएफिशिएंट, कि असल जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो तो खाली बी बैंडविड्थ की है, जो हमारा मैसेज सिग्नल है, लेकिन इसको ट्रांसमिट करने के लिए मुझे 2b की बैंडविड्थ चाहिए। लेकिन अगर मैं इस डीएसबी सिग्नल का सिर्फ अपर साइड बैंड ट्रांसमिट करूं तो मेरी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट भी बी हो जाएगी। तो दिस मेक्स द सिस्टम एफिशिएंट। और हमने ये भी ग्राफिकली देखा कि अगर ये सिग्नल मैं ट्रांसमिट करता हूं इंस्टेड ऑफ दिस सिग्नल, तो हमारे पास रिसीवर साइड पे हम इस चीज को रिकवर कर सकते हैं, जो कि हमने ग्राफिकली कंफर्म कर लिया बाय यूजिंग अ कोहेरेंट डिटेक्टर, कि हम वही एफसी से दोबारा मल्टीप्लाई करें और लो पास फिल्टर से गुजार दें तो हमें ओरिजिनल मैसेज सिग्नल मिल जाता है। लेकिन असल जो आपका क्वेश्चन होना चाहिए वो ये है कि आपके पास जो डीएसपी सिग्नल है, हमें पता है जो डीएसपी सिग्नल होता है वो रिप्रेजेंट होता है m of t cos of omega ct से। दिस इज द टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डीएसबीएससी सिग्नल। ऑब्वियसली जब आप इसके लोअर साइड बैंड्स को रिमूव कर देंगे तो अब इसकी टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? इसका मतलब ये कि ये ट्रांसमीटर जो है mt cos of omega ct, हम इसको तो ड्रॉ करते हैं ऐसे कि ये आपका मैसेज सिग्नल है, ये आपका cos of omega ct है, और इसकी आउटपुट पे आपको m of t cos of omega ct मिल जाता है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ए टाइम डोमेन DSB-SC सिग्नल, एंड दिस इज हाउ यू इंप्लीमेंट द ट्रांसमीटर। आप एक मल्टीप्लायर यूज कर लें, एक नॉन लीनियर डिवाइस यूज कर लें, या आप एक स्विचिंग सर्किट यूज कर लें, तो आप ये DSB-SC सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। बट दिस सिग्नल हैज दिस काइंड ऑफ अ स्पेक्ट्रा, और उसके लिए बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट जो है वो 2b है। अभी तो हमने ये कह दिया कि अगर मैं इसकी ये वाला पार्ट, ये जो इसके लोअर साइड बैंड्स हैं या अपर साइड बैंड जो हैं, अगर इनमें से कोई एक बैंड मैं ट्रांसमिट नहीं करता तो ऑब्वियसली मुझे एक ट्रांसमीटर चाहिए होगा जो ये वाला काम कर रहा होगा। तो ऑब्वियसली आई विल नॉट बी यूजिंग दिस काइंड ऑफ अ ट्रांसमीटर, क्योंकि ये जो ट्रांसमीटर है ये तो ये स्पेक्ट्रा जनरेट करता है। तो ऑब्वियसली पहली चीज तो हमने ये प्रूव की कि यस, इस किस्म के सिग्नल में से मैं अपना ओरिजिनल मैसेज सिग्नल रिकवर कर सकता हूं, बट आई हैव टू रीडिफाइन द टाइम डोमेन एक्सप्रेशन इन दिस केस, क्योंकि अब जो मेरा ट्रांसमिटेड सिग्नल है इट इज नॉट DSB-SC सिग्नल, it is of a SSB signal which is a single side band। ठीक है, क्लियर? सर एक चीज क्लियर करनी, यहाँ पे हम ये करें कि पहले हम इनके अपर साइड बैंड दे रहे हैं और मीन वाइल फिर उसी के साथ हम लोअर साइड बैंड ट्रांसमिट कर रहे हैं। नहीं, हम इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन ले सकते हैं। हम चाहें तो अपर साइड बैंड भेज दें, आप चाहें तो लोअर साइड बैंड भेज दें। अभी जिस तरह हमने ये वाला काम किया था रिसीवर वाला, कि हमने सबसे पहले एफसी से उसको मॉड्यूलेट किया दोबारा और फिर हमने उसको लो पास फिल्टर से गुजार दिया, हमने ये काम इस स्पेक्ट्रा के साथ किया है। अगर आप ये काम इस स्पेक्ट्रा के साथ भी करेंगे ना, तब भी आपको यही रिजल्ट मिलेगा। यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ एज वेल। तो ख्वा आप सिर्फ अपर साइड बैंड ट्रांसमिट भेज रहे हैं या ख्वा आप सिर्फ लोअर साइड बैंड ट्रांसमिट करें, इन बोथ केसेस कोहेरेंट डिटेक्टर विल गिव यू योर ओरिजिनल मैसेज सिग्नल बैक। क्लियर? सर लेकिन जब हम लोग लोअर साइड का देंगे तो जब हमारे पास एंड में आएगा तो वो तो फ्लिप्ड होगा ना? नो। ओके, चले देख लेते हैं। ओके, ये देखें, अब हम लोअर साइड बैंड को देखते हैं। ये जीरो वाला पॉइंट जो है, अब मैं एफसी कर रहा हूं प्लस एफसी, जीरो वाला पॉइंट जो है वो यहां पे आ जाएगा। ये जो एफसी वाला पॉइंट है ये कहां चला जाएगा? 2FC के ऊपर। ठीक है, ये पॉइंट आ गया 2FC पे और इसकी शेप आ गई ऐसे। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है माइनस एफसी वाला, ये आ जाएगा 0 पे और ये शेप आ जाएगी ऐसे। अब मैं जब माइनस एफसी करूंगा तो ये जो एफसी वाला पॉइंट है ये आ जाएगा 0 पे और ये जो इधर वाला स्पेक्ट्रा है ये आ जाएगा इस साइड पे। ये वाला जो स्पेक्ट्रा है ये चला जाएगा -2FC के ऊपर और इसकी शेप आ जाएगी इस तरफ पे। तो अगर ये देखें, मैं फिर लो पास फिल्टर से गुजारूंगा, मुझे वही शेप मिल गई है जो मैंने ट्रांसमिट की थी। ओके सर, क्योंकि हमें पता है कि ये जो स्पेक्ट्रास है दे आर इवन सिमेट्रिक, जो इंफॉर्मेशन इसमें है वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे है।
तो उस केस में आप चाहे अपर साइड बैंड यूज करें या चाहे आप लोअर साइड बैंड यूज करें, कोहेरेंट डिटेक्शन यूज करने से आपको वो ओरिजिनल सिग्नल रिकवर हो जाता है। अब हमने अगला काम ये करना है कि हमने देखना है कि ये जो सिग्नल है अपर साइड बैंड वाला या लोअर साइड बैंड वाला, इस केस में ट्रांसमीटर की इक्वेशन क्या होगी। सर जी सर फिर हम क्वाम क्यों यूज कर रहे थे, क्योंकि उसमें भी तो हमारे पास 2B ही विड्थ होती है ना, देखिए तो उसका क्या पर्पस? देखिए ये दोनों आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर मिसाल के तौर पे आपके पास मैसेज सिग्नल ही एक है, यू ओनली हैव एम ऑफ टी, क्या आप इसको ट्रांसमिट करने के लिए क्वाम यूज कर सकती हैं? नो सर। क्योंकि उसके लिए आपको एक और मैसेज सिग्नल चाहिए। आपके पास 2 मैसेज सिग्नल होंगे तो आप क्वाम को यूज कर सकती हैं। अगर आपके पास मैसेज सिग्नल ही एक है तो द ओनली ऑप्शन यू हैव इज अ सिंगल साइड मॉड्यूलेशन। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि ये हमारे पास 2 स्कीम्स हैं जो कि दोनों बैंडविड्थ एफिशिएंट हैं। अगर आपके पास मल्टीपल मैसेज सिग्नल्स हैं तो आप क्वाम यूज कर लें, अगर आपके पास एक सिंगल मैसेज सिग्नल है तो यू कैन यूज सिंगल साइड बैंड। ठीक है, यस सर, थैंक यू। तो अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास अपर साइड बैंड अगर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं या खाली हम लोअर साइड बैंड ट्रांसमिट कर रहे हैं, इन बोथ केसेस तो हमारे पास ये जो टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन है ये क्या होगी। मैं अपर साइड बैंड के लिए प्लस का साइन यूज कर लेता हूं और लोअर साइड बैंड के लिए मैं नेगेटिव का साइन यूज कर लेता हूं कि नेगेटिव शोज कि आप लोअर साइड बैंड की बात कर रही हैं, पॉजिटिव का मतलब है आप अपर साइड बैंड की बात कर रही हैं। ये दो इक्वेशंस क्या हैं, क्योंकि ये दो इक्वेशंस ही डिफाइन करेंगी कि हमारा जो ट्रांसमीटर है उसकी शेप क्या होगी। जिस तरह हमने डीएसबीएससी के केस में कहा कि एम टी कॉज ऑफ ओमेगा सी टी, ये मेरे पास इक्वेशन है फाई ऑफ टी की, और इसको देख के मैं कह सकता हूं कि इसकी शेप इस तरह की है, एम ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ ओमेगा सी टी, और ये मेरे पास डीएसपी सिग्नल आ गया है। दिस इज हाउ माय ट्रांसमीटर वुड वर्क। लेकिन अपर साइड बैंड खाली ट्रांसमिट करें या लोअर साइड बैंड अगर खाली ट्रांसमिट करें तो मेरे पास इन सिस्टम की इक्वेशंस क्या होंगी, बिकॉज दैट विल टेल मी हाउ माय ट्रांसमीटर वुड एक्चुअली लुक लाइक। सो ये चीज समझने के लिए आपको एक ट्रांसफॉर्म समझना पड़ेगा विच इज नोन एज अ हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म का कॉन्सेप्ट आपको जब समझ आ जाएगा तो यू वुड अंडरस्टैंड कि हाउ वी कैन एक्चुअली परफॉर्म single sideband modulation in case of upper sideband or in case of lower sideband. So let's talk about this Hilbert transform. So Hilbert transform क्या होता है उसको हम later use करेंगे। Hilbert transform ये है कि आप जिस तरह फोरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो x of t, अगर इसका मैं फोरियर मैंने t का तो मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन रिस्पॉन्स मिल गया। तो जो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म है, वी राइट हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म लाइक दिस कि आपके पास कोई भी एक सिग्नल x ऑफ t है, मैं इसका h ले लूं तो इट मींस कि आई एम टेकिंग द हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ t। ठीक है, बट ये हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म इज नॉट गिविंग यू द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ये एक आपको एक डिफरेंट रिस्पॉन्स दे रहा है जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि ये रिस्पॉन्स होता क्या है। कि अगर आप किसी भी x ऑफ t को हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म करें तो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा। जैसे कि हमें पता है कि अगर आप किसी भी x ऑफ t को फोरियर ट्रांसफॉर्म करें तो मुझे इसकी आउटपुट पे x ऑफ f मिल जाता है, यानी मुझे फ्रीक्वेंसी डोमेन रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म के केस में क्या होता है, वी विल टॉक अबाउट इट नाउ। तो जो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ x है, यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस कि x विद अ सबस्क्रिप्ट h t मींस कि दिस इज द हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ t। और ये हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म किस तरह डिफाइन होता है, इट इज डिफाइंड बाय दिस इंटीग्रल 1 over pi minus infinity to infinity x of a divided by t minus a dA। कोई मुझे देख के बता सकता है कि ये इंटीग्रल क्या चीज शो कर रहा है या क्या रिलेशनशिप है x का इस बाकी एलिमेंट्स के साथ। जी कोई बता सकता है? नो सर। नो वरीज। अगर आप गौर से देखें इस एक्सप्रेशन को, दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग एल्स बट द कन्वोल्यूशन ऑफ x ऑफ t विद 1 over pi t।
आपको याद होगा जब हम कहते थे कि अगर x ऑफ t को मैं कन्वॉल्व करना चाह रहा हूं y ऑफ t के साथ, तो कन्वोल्यूशन कैसे काम करती थी कि हम एक को फ्लिप और स्लाइड कर देते थे, याद है आपको? तो अगर मैं फॉर एग्जांपल फ्लिप एंड स्लाइड की बात कर रहा हूं, तो मैं फॉर एग्जांपल एक डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करता हूं, फॉर एग्जांपल a, तो मैं कहता हूं x ऑफ a को कन्वॉल्व करना है मैंने y ऑफ a के साथ, y को मैं फ्लिप कर देता हूं तो y हो जाएगा माइनस a, ठीक है? और जब मैं इसको फ्लिप करके मैंने स्लाइड करना है तो मैं इसके अंदर डिले दे देता हूं y ऑफ t माइनस a और इसको इंटीग्रेट कर देता हूं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। और हमने जो पिछली एग्जांपल्स देखी थी उसमें हमने a की जगह टॉ की एक्सप्रेशन देखी थी यहां पे, तो x ऑफ टॉ t माइनस टॉ, ये हमारे पास शेप आ गई थी। तो ये मेरे पास कन्वोल्यूशन की एक्सप्रेशन है। तो अगर मेरे पास y ऑफ t की जगह 1 ओवर पाई t है और मैं इसको कन्वॉल्व करता हूं तो मेरे पास हो जाएगा x ऑफ, और टॉ की जगह मैंने a का वेरिएबल यूज कर लिया है a, और 1 ओवर पाई t माइनस a, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे t का वेरिएबल ऑलरेडी है, मैंने इस t की जगह a का वेरिएबल यूज कर लिया और टाइम डिले को मैंने t से रिप्रेजेंट कर दिया और इसको इंटीग्रेट कर दिया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। अब ये जो 1 ओवर पाई है ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, इसको मैं बाहर लिख सकता हूं, इट कैन बी रिटन एज 1 ओवर पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ a ओवर t माइनस a dA। ये वही एक्सप्रेशन है जो ये लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे हम डी टॉ लिख देते हैं जब हम इंटीग्रेशन लिखते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को गौर से देखें, ये बात समझ आ गई है? अगर किसी को नहीं समझ आई तो वी कैन टॉक अबाउट इट। इट इज सिंपली अ कन्वोल्यूशन ऑफ योर सिग्नल x ऑफ t। ये जो x ऑफ t है इसको हम कन्वॉल्व कर दें 1 ओवर पाई t के साथ, तो इसका जो रिजल्टेंट है दिस इज द हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ t, ठीक है। और ये हमने मैथमेटिकली देखा कि वो इस इंटीग्रल के साथ आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम आगे एनालाइज करते हैं। अब ये है कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन। फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। फ्रीक्वेंसी डोमेन में किस चीज की मल्टीप्लिकेशन होगी? सर x ऑफ t की 1 ओवर दोनों के ट्रांसफॉर्म की मल्टीप्लिकेशन होगी। आप इसका भी फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे x ऑफ t और इसका भी फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे 1 ओवर पाई t, फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन वैलिड होती है। तो मेक श्योर यू डोंट ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ द फंक्शंस। तो अगर आप वो जो टेबल 3.1 है आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म टेबल, उसके अंदर आप डुअलिटी प्रिंसिपल अप्लाई करें। आपको याद होगा डुअलिटी प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था कि g ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर g ऑफ f है, तो अगर मेरे पास g ऑफ t हो जाता है तो उसके लिए मेरे पास g ऑफ माइनस f जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा। दिस इज द डुअलिटी प्रिंसिपल। तो और डुअलिटी प्रिंसिपल हमें क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म टेबल में 1 ओवर पाई t का फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं है, लेकिन हमारे पास साइन ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म है। साइन ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म है। तो अगर मेरे पास साइन ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म है, आई कैन प्रॉब्ली शो यू एज वेल, जो हमने लास्ट टाइम देखा था। हमारे पास ये साइन ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म है 2 ओवर j2 पाई f। कैन एवरीवन सी दिस? यस सर। यस सर जी। तो हमारे पास साइन ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म है 2 ओवर j2 पाई f, लेकिन मेरे पास 1 ओवर पाई t यहां किसी भी जगह पे आपके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास चूंकि ये फोरियर ट्रांसफॉर्म अवेलेबल है, इसके ऊपर मैं डुअलिटी प्रिंसिपल लगाता हूं। एंड व्हाट इज डुअलिटी प्रिंसिपल? कि आपके पास जो g ऑफ t है वो g ऑफ माइनस f हो जाएगा। इफ g ऑफ t इज g ऑफ f, और अगर g ऑफ f आपका g ऑफ t बन जाए तो आप इस g ऑफ t में t की जगह माइनस f पुट कर देंगे तो आपके पास वो फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। तो मैंने ये जो डुअलिटी प्रिंसिपल है ये अप्लाई किया है इस पॉइंट नंबर 12 के ऊपर। तो यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ एज वेल।
ओके तो जब आप डुअलिटी प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे इस रिलेशनशिप के ऊपर, तो आपके पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म निकलेगा, and I want you guys to do it yourself. I might ask you to find it out in one of the quizzes. तो make sure आपको ये चीज क्लियर हो. तो 1/πt जो है, क्योंकि हमें x of t का तो फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है, we can write it as x of f. जो भी x of t होगा वो x of f आप फाइंड आउट कर लेंगे. बट यू नीड टू फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/πt, और वो फोरियर ट्रांसफॉर्म में डुअलिटी प्रॉपर्टी लगा के आपको ये वैल्यू मिलती है -j sin of f. तो -j sin of f जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म है इसका. तो हम सिर्फ क्या करेंगे कि ये जो कन्वोल्यूशन है, नाउ दिस कन्वोल्यूशन विल बिकम कि जो आपके पास ये टाइम डोमेन सिग्नल है हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ x, यू कैन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन यू कैन राइट इट लाइक दिस, x of f ऑफ द हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म. ये किसके बराबर होगा कि आपने x of f को मल्टीप्लाई कर दिया -j sin of f के साथ. तो -j sin of f के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो आपको ये एक्सप्रेशन मिल गई. तो टाइम डोमेन में ये कन्वोल्यूशन है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये मल्टीप्लिकेशन है. यहां तक सबको क्लियर है? Yes, sir. So this shows that if a message signal x of t passes through a system with transfer function -j sin of f, then the output will be the Hilbert transform of x of t. अगर हम इस ऊपर वाली एक्सप्रेशन को देखें तो हमें पता है कि हम जब भी कोई एक सिस्टम लिखते हैं, हम कहते हैं x of t एक सिस्टम से गुजरे h of t, तो मुझे y of t मिल जाता है. और y of t बेसिकली क्या है? दिस इज x of t कन्वॉल्व्ड विद h of t. ठीक है. और फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है? हम कहते हैं y of f is x of f multiplied by x of f multiplied by h of f. तो हम कहते हैं कि जो आउटपुट है इट इज नथिंग एल्स बट x of f मल्टीप्लाइड बाय द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ द सिस्टम. तो अगर यही चीज मैं इस एक्सप्रेशन में देखूं तो ये जो है ये क्या, दिस इज माय y of f व्हिच इज द आउटपुट, दिस x of f इज माय इनपुट, एंड व्हाटएवर इज लेफ्ट इज माय h of f. तो h of f क्या निकलता है मेरे पास? इट इज -j sin of f. तो हम ये देख के यहां पर ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आपका जो एक सिस्टम है, एक ब्लैक बॉक्स है, इस ब्लैक बॉक्स का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है h of f वो है -j sin of f. अगर मैं इस रिस्पांस का एक ब्लैक बॉक्स डिजाइन कर लूं तो जब मैं इसको इनपुट, कोई भी एक इनपुट सिग्नल दूंगा, मुझे इसकी आउटपुट पे हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट फंक्शन मिल जाएगा. तो ये जो मेरा ब्लैक बॉक्स है, दिस ब्लैक बॉक्स विल हैव अ रिस्पांस h of f इक्वल टू दिस. तो मुझे ये ब्लैक बॉक्स आउटपुट पे हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ x of f प्रोवाइड करेगा. ये बात किसी को समझ ना आई हो? क्लियर? जी सर. सो अब वो जो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म का जो फंक्शन है, जो एक ब्लैक बॉक्स है, उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या है? इट इज -j sin of f. ये हम पीछे कंक्लूड कर चुके हैं. तो हमें एक ब्लैक बॉक्स डिफाइन करना है जिसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है वो -j sin of f है. अब हमें पता है sin of t क्या होता था? ये जो फंक्शन x of t हमने लास्ट टाइम देखा था, x of t इज इक्वल टू sin t. इसका मतलब है कि अगर t ग्रेटर देन 0 है तो ये +1 है, अगर t लेस देन 0 है तो ये -1 है. सिंपल. यानी कि t का आपने साइन देखना है. t ग्रेटर देन 0 है तो वो उसका मतलब है वो सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, क्योंकि t इज पॉजिटिव तो इसकी वैल्यू +1 है. और t लेस देन 0 है तो उसका मतलब है t का साइन जो है वो नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू -1 है. यही एनालॉजी हम यहां पे अप्लाई करेंगे कि जो साइन ऑफ f है, अगर मैं कहता हूं साइन ऑफ f, तो इसका क्या मतलब है कि अगर f की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये +1 है, और f की वैल्यू लेस देन 0 है तो ये -1 है. सिंपल. तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करूं, साइन ऑफ f की जगह मैं लिख सकता हूं ये जो -j है, ये जो साथ आ रहा है, अगर साइन
ग्रेटर देन 0 है, यानी f ग्रेटर देन 0 है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट +1। तो +1 जब -j से मल्टीप्लाई करेगा तो यू विल गेट अ -j। और अगर f लेस देन 0 है तो इसका मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट -1, -1 -j से मल्टीप्लाई होगा तो ये +j हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि जो -j होता है ये किस चीज के बराबर होता है? इट इज इक्वल टू e⁻ j π/2। पता है आपको इस बात का? यस सर। ठीक है, जब भी j की हम बात कर रहे होते हैं, ये आपका एक फेज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, π/2 पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आप खाली j लिख दें, इट रिप्रेजेंट्स अ फेज ऑफ π/2। और अगर आप -j की बात करें तो e⁻⁻² की बात हो रही होती है। तो मैं इस -j को एक एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में भी लिख सकता हूं। द ओनली थिंग आई हैव डन इज कि मैंने इसको कार्टेशियन से पोलर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि -j किसके बराबर है? इट इज 0 -j। दिस इज द रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इसका 1 है। इसी तरह 0 + j, दिस इज रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। कार्टेशियन टू पोलर आप लेके जाएंगे तो आपको ये एक्सपोनेंशियल मिलेगा e⁻j π/2 और e⁻j π/2, दीज आर इक्विवेलेंट। तो अगर मैं इस चीज को गौर से देखूं, इन इन ये जो एक्सपोनेंशियल्स हैं इनको अगर मैं गौर से देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों एक्सपोनेंशियल का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? इज 1। जब इन दोनों एक्सपोनेंशियल्स का मैग्नीट्यूड 1 है और यहां 1 है, तो मैग्नीट्यूड इज 1। इसका मतलब है जो ये मेरे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म है h ऑफ f, इसका मैग्नीट्यूड है 1 और इसका फेज जो है वो है -π/2 और +π/2। -π/2 कब है? f ग्रेटर देन 0 के लिए, और π/2 है f लेस देन 0 के लिए। तो मैंने ये जो मेरे पास एक ट्रांसफर फंक्शन था इस ब्लैक बॉक्स का, मैंने उसका मैग्नीट्यूड रिस्पांस और फेज रिस्पांस दोनों आइडेंटिफाई कर लिए। तो अगर मैं इनको प्लॉट करूं तो इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस, कि जो मैग्नीट्यूड रिस्पांस है वो ये कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है आपको, और जो फेज रिस्पांस है वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज के लिए -π/2 है और नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज के लिए +π/2 है। तो दिस इज हाउ यू डिफाइन द मैग्नीट्यूड फेज ऑफ दिस हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर। ओके, अब इनको देख के क्या पता चलता है कि इफ वी चेंज द फेज ऑफ एवरी कंपोनेंट ऑफ x of t by π/2 वी गेट हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ x of t। कैसे? अगर हमें पता है कि जब भी किसी एक, हमने ये चीज भी लास्ट टाइम डिस्कस की थी, जब भी हम एक सिग्नल को एक सिस्टम से गुजारते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड रिस्पांस का क्या होता है? देयर मैग्नीट्यूड रिस्पांस क्या होता है उनका? ये जो हम इक्वेशन लिख रहे हैं y of f is equal to h of f times x of f, ये हमें इस सिस्टम की आउटपुट दे रहा है। अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड और फेज रिस्पांस में ले जाऊं दोनों को, तो मेरे पास मैग्नीट्यूड रिस्पांस के साथ क्या होता है और फेज रिस्पांस के साथ क्या होता है? फेजेस ऐड हो जाते हैं। तो मैग्नीट्यूड रिस्पांस मल्टीप्लाई और फेज ऐड अप। जी h of f का मैग्नीट्यूड और x of f का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाते हैं और दोनों के फेजेस ऐड हो जाते हैं। तो जब मैं h of f का रिस्पांस देख, तो मतलब है जब इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो मैग्नीट्यूड रिस्पांस में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं फेज रिस्पांस की बात करूं तो जो मेरा x of f का फेज है, वट एवर दैट फेज इज, अगर मैं गौर से देखूं, ये जो 0 से f तक की जो वैल्यूज हैं, हर वैल्यू जो है वो -π/2 है, और 0 से -f तक जितनी भी वैल्यूज हैं वो π/2 है। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, यानी उसके वैल्यू की बात करूं, तो इट्स अ फेज शिफ्ट ऑफ π/2, यानी आपके x ऑफ f में जितने भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होंगे उन सब के अंदर एक फेज शिफ्ट आ जाएगा। वो कितना फेज शिफ्ट होगा? π/2। क्योंकि हर एक वैल्यू में आपने π/2 की वैल्यू ऐड करनी है, क्योंकि आपके पास इसका मैग्नीट्यूड फेज रिस्पांस जो है वो π/2 है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो आपका ये हिल्बर्ट ट्रांसफार्मर है, ये आपके इनपुट सिग्नल के मैग्नीट्यूड रिस्पांस को कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड रिस्पांस कांस्टेंट है, लेकिन जो फेज रिस्पांस है वो हर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के अंदर एक π/2 का फेज शिफ्ट ऐड कर रहा है। दिस इज व्हाट हिल्बर्ट ट्रांसफार्मर इज डूइंग। So Hilbert transformer
इज एन आइडियल फेज शिफ्टर, क्योंकि ये वो नहीं है, क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड में शिफ्ट नहीं लेके आ रहा, ये फेज के अंदर शिफ्ट लेके आ रहा है। और क्या फेज शिफ्ट है? इट शिफ्ट्स द फेज ऑफ एवरी स्पेक्ट्रल कंपोनेंट बाय π/2। तो अगर मैं इसकी इनपुट पे एक सिग्नल देता हूं x ऑफ t विच इज कॉज ऑफ ओमेगा सी टी, ये हिल्बर्ट ट्रांसफार्मर क्या करेगा? सर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को -π/2 पे शिफ्ट कर देगा। और इसके अंदर कितने फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं? एक ही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है ना, ओमेगा सी सर। ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में कितना फेज शिफ्ट लेके आएगा? प्लस π/2 हो या माइनस π/2 हो, तो मेरे पास साइन ये क्या बन जाएगा? कॉज ऑफ ओमेगा सी टी प्लस और माइनस π/2। तो जब कॉस का फेज प्लस π/2 हो जाए तो वो क्या बन जाता है? साइन ओमेगा सी टी। तो बेसिकली हिल्बर्ट ट्रांसफार्मर, अगर मैं एक सिंपल लाइन में आपको एक्सप्लेन करूं, हिल्बर्ट ट्रांसफार्मर क्या है? ये एक ऐसा ब्लैक बॉक्स है, जब आप इसकी इनपुट पे कोई भी सिग्नल देते हैं, उस सिग्नल के तमाम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स में π/2 का या 90 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाता है। अगर इसकी इनपुट के ऊपर मैं एक कोसाइन सिग्नल दूंगा, वो साइन सिग्नल बन जाएगा। तो क्या आपको इस हिल्बर्ट ट्रांसफार्मर की कोई एक एप्लीकेशन यहां पे नजर आती है? इफ आई गो लिटिल बिट बैक, जी यहाँ पे कोई एप्लीकेशन नजर आ रही है आपको? यस सर, ये फेज शिफ्ट कर रहा है जो -π/2 पे। जी, कि आपने कैरियर तो एक यूज किया है, कॉज ऑफ ओमेगा सी टी, अब आपको उसी कैरियर का एक साइन वर्जन चाहिए, तो ये जो फेज शिफ्ट है, दिस इज नथिंग बट हिल्बर्ट ट्रांसफार्मर। तो आपने उसी को साइन को एक हिल्बर्ट ट्रांसफार्मर से गुजारा, उसने आपको एक साइन का सिग्नल दे दिया उसी फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि आपने उसके अंदर सिर्फ π/2 का एक फेज शिफ्ट दिया है। और इसी को यूज हम यहां डीमॉड्यूलेटर वाली पार्ट पे भी कर रहे हैं। Let me quickly take the attendance. I forgot to take it today. So this is what is a Hilbert transformer. तो अब इस Hilbert transformer को हम यूज करेंगे to represent the time domain सिंगल साइड बैंड सिग्नल। ये हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। तो अब ये जो हमने एक नॉलेज एक्वायर कर लिया हिल्बर्ट ट्रांसफार्मर का, हम इसको यूज करके देखेंगे कि जो हमारे पास टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन थी सिंगल साइड बैंड सिग्नल की, व्हेन यू आर ट्रांसमिटिंग द अपर साइड बैंड, और फॉर टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंगल साइड बैंड सिग्नल व्हेन यू आर ट्रांसमिटिंग द लोअर साइड बैंड, इन दोनों की इक्वेशंस क्या बनती हैं? क्योंकि इन इक्वेशन से ही मुझे पता चलेगा कि मेरे ट्रांसमीटर का आर्किटेक्चर क्या है व्हेन आई एम ट्रांसमिटिंग दी सिंगल साइड बैंड्स। इस चीज को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कल। एनी क्वेश्चंस? नो सर। चलें, इंशाल्लाह आई विल सी यू टुमारो एट 9:30। और दूसरा मैं आपको स्लॉट जो है वो आपका टाइम टेबल दे के जो आपके रिपीटर्स भी हैं उनको भी और आपको अकोमोडेट करते हुए इधर बिफोर जुमा प्रेयर और आफ्टर जुमा प्रेयर मैं एक स्लॉट जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह अभी ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। रिपीटर्स के लिए मैं अरसलान आपको भेज दूंगा, आप भी बाकियों को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। सेकेंडली कंसेक्टिव में रखिएगा, थोड़ा सा बीच में ब्रेक रखिएगा। इट डिपेंड्स ऑन द स्लॉट। मुझे अगर बाद में स्लॉट मिल रही तो आई विल प्रेफर कि मैं बाद में ही लूं, क्योंकि वो फिर काफ़ी स्टैग्नेंट हो जाता है अगर साथ साथ हो। बट अगर मुझे ऑप्शन ना मिला तो वी वुड हैव टू एक्चुअली टेक अ कंसेक्टिव क्लास, लेकिन मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस यही होगी कि बीच में गैप आ जाए। चलें, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइस टुमारो एट 9:30 और इंशाल्लाह फिर हम इस टॉपिक को इससे आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।